बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामद कहते हैं। आमिर महबूब साहब मेरे साथ मौजूद हैं और बात करेंगे इस वक्त जो ताज़ा तरीन 3-4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही हैं। एक तो ये है कि जनाब जो काबीना इजलास से पहले दो 22 ग्रेड के अफसरान की आपस में बड़ी जो है वो एक सर्द जंग भी देखने को मिली और फ़हीम अब्बासी साहब का रोल किया। और कुछ बातें इस तरह की भी चल रही हैं कि वज़ीर-ए-आज़म जो सरदार तनवीर इलियास हैं उनको गाइड जो किया जा रहा है वो फ़हीम अब्बासी साहब जो गाइड कर रहे हैं और उनके कहने पे वो कुछ बड़े बड़े एक्शन ले रहे हैं और कभी गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं, कभी कोई मुअत्तल हो रहे हैं और फिर उसमें बाकी जो तज़ाद आ रहा है उस पर हम बात करेंगे। और सबसे बड़ी ख़बर जो हम शामिल करना चाह रहे हैं वो नून लीग कि नून लीग की जो तंजीम साजी है फ़ाइनली जो है वो उसका फ़ैसला हो चुका है। और अब देखना ये कि फ़ारूक हैदर साहब को क्यों फ़ारग किया गया और इतने लंबे अरसे के बाद फ़ारूक हैदर को अगर फ़ारग करना और इसमें वफाक के कौन कौन से लोग शामिल रहे उस पर बात करेंगे। सदर और वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात हुई है और वो मुलाकात इससे पहले आपने देखा होगा सदर रियासत जो बरसे सुल्तान है उन्होंने एक तकरीर की थी और बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए थे और यहाँ तक कि अदम एतमाद का एक धमकी भी उन्होंने दे दी थी। उसके बाद ये मामला कहाँ तक रुकेगा, आगे चलेगा या जो DGMD है जो हैं मीरपुर उनके ऊपर रुकी थी, लेकिन कुछ अब कहा जा रहा है कि डील हुई है, कोई अली मिन गंडापुर की मुलाकात हुई है। ये तमाम तर ख़बर इनके ऊपर बात करेंगे। आमिर साहब बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले बात कर लेते हैं नून लीग की। फ़ारूक हैदर साहब की बड़ी कुर्बानियाँ हैं, वो वज़ीर-ए-आज़म रहे, नून लीग के बड़े, क्या वजह है कि उनको साइड पर कर दिया? और दूसरा, क्या शाह ग़ुलाम कादर जो है वो पार्टी चलाने के काबिल रहेंगे अगर उनको साइड पर किया गया फ़ारूक हैदर साहब को? नवीद साहब, आज़ाद जम्मू कश्मीर में जो सूरत हाल है, फ़ारूक हैदर साहब जैसे, क्योंकि साबिक़ सदर भी रहे हैं, इससे पहले अपोजिशन लीडर भी रहे हैं और आज़ाद कश्मीर में जब मुस्लिम लीग नून का क़याम अमल में लाया गया था तो उस वक्त सरदार सिकंदर हयात साहब की सिफारिश पे उन्हें सदर नामज़द किया था। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने, पहले वो ऑर्गेनाइज़र थे और उसके बाद सदर बना दिए गए। तो फ़ारूक हैदर साहब ने बहुत अच्छा टाइम गुजारा और मुस्लिम लीग नून को आज़ाद कश्मीर में मजबूत और मुस्तहकम करने में भी किरदार अदा किया। लेकिन उसके पीछे सरदार अपना राजा फ़ारूक हैदर साहब अकेले नहीं थे, बल्कि इनकी ये पूरी टीम थी जिसमें शाह ग़ुलाम कादर साहब भी थे, डॉक्टर नजीब नकी भी थे, चौधरी अज़ीज़ साहब भी थे और तारक फ़ारूक साहब भी थे। तो ये सारे लोग जो थे, बाद में मुश्ताक मनाज़ साहब क्योंकि पहले सहाफ़त करते थे, बाद में वो भी मुस्लिम लीग नून में आ गए। उस वक्त अल्लाह ताला गरीक रहमत करे कर्नल नसीम साहब। तो ये जो सारी बरादरियों के बड़े लोग थे उन्होंने आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून को इस्तेहकाम बख्शा था। लेकिन बाद में फ़ारूक हैदर साहब क्योंकि ज़िद्दी तबीयत के और सख्त गिर आदमी हैं तो वो मुख्तलिफ़ लोगों और मुख्तलिफ़ कबाइल को साथ नहीं चला सके। बावजूद इसके कि जब उनका दौर इक़्तिदार था, उनका ये कहा जाता है कि उनकी जो सारी नुमाइशात थी वो अपनी बरादरी की तरफ थी। आज़ाद कश्मीर के 10 में से 9 ज़िला में सारी ज़िले इंतज़ामिया और पुलिस अफसरान जो है वो उन्हीं के अपने लोग होते। उसके बावजूद किसी वजह से उनकी बरादरी के जो चीज़ा लोग थे वो भी उनसे मुतमिन नहीं थे और वो जैसे नहीं कहते कि मैंगने डाल के दूध देने वाली गाय वाला हिसाब था कि फ़ारूक हैदर साहब से सब लोगों ने मराद भी ली, फ़ायदे भी लिए। लेकिन क्योंकि फ़ारूक हैदर साहब सख्त गिर रवैया था उनका और बाज़-औक़ात वो नामुनासिब बात कर जाते थे, उसकी वजह से लोग आहिस्ता आहिस्ता उनका साथ छोड़ते गए। बाकी जहाँ तक आपने एक तो ये बात है कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि गुज़श्ता रोज़ एक 3-4 घंटे की तवील नशिस्त के बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने ना सिर्फ शाह ग़ुलाम कादर साहब को सदर नामज़द किया है, उसकी मंजूरी दी, अभी उसका बाकायदा नोटिफिकेशन तो नहीं किया। इसी तरह साबिक़ सीनियर वज़ीर जो तारक फ़ारूक साहब को उन्होंने पार्टी का नया सेक्रेटरी जनरल नामज़द किया है और मुश्ताक मनाज़ साहब जो हमारे साफ़ती दोस्त भी हैं, साबिक़ वज़ीर इत्तलात भी हैं, उन्हें उन्होंने सीनियर नायब सदर बनाया है। बाकी जो उहदे हैं इसका ऐलान बाद में किया जाएगा। फ़ारूक हैदर साहब की इज़्ज़त एहतराम का भी ख्याल किए जाने का एहतमाम किया जा रहा है कि शायद उन्हें मरकज़ में कोई नायब सदारत का ओहदा देंगे, लेकिन उन्हें आज़ाद कश्मीर के मामलात से तकरीबन अलग किया गया और ये कहा जा रहा था काफ़ी अरसे से कि फ़ारूक हैदर साहब के ख़िलाफ़ एक साजिश की गई है। अगर वो साजिश थी तो वो भी कामयाब होगी, अगर हिकमत अमली थी तब भी वो कामयाब होगी। लेकिन जब से मियां नवाज शरीफ साहब ने आज़ाद कश्मीर के मामलात पे मशावरत करनी शुरू की तो आज़ाद कश्मीर के जितने साबिक़ वज़रा और जितने साबिक़ उम्मीदवारान असम्बली जो थे उनमें से अक्सरियत, बल्कि गालिब अक्सरियत ने ये जाके बता दिया था मियां नवाज शरीफ साहब को कि हम किसी सूरत फ़ारूक हैदर साहब के साथ नहीं चल सकते। अब जब लास्ट मोमेंट पे एक अटैम्प्ट हुई और फ़ारूक हैदर साहब को दोबारा
सदर बनाने की कोशिश की गई तो ये जो लोग जो बड़े कद काट के सियासी जुमा हैं आज़ाद कश्मीर के और तमाम कबाइल पे मुश्तमिल है, तो उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब हमें आपका हर फैसला कबूल है, लेकिन असल इशू ये है कि हम फ़ारूक हैदर साहब के साथ चल नहीं सकते। तो उन लोगों का ये ख्याल था कि अगर आप फ़ारूक हैदर साहब को बनाना चाहते हैं सदर तो हमें इस बात पे एतराज़ नहीं है, ये आपका अख्तियार है, आप उन्हें बना लें, लेकिन फिर उनकी टीम ही से आप वो चलाएं। हम जो है सिर्फ हल्कों की सियासत करेंगे, हम किसी तंजीम में उनके साथ शामिल नहीं हो सकते। तो वो क्योंकि उन जो जुमा थे मुस्लिम लीग नून के जो जुमा थे उनकी बहुत बड़ी तादाद और बहुत कदावर लोग थे, और अगर वो छोड़ जाते तो शायद ज़्यादा नुकसान होता मुस्लिम लीग नून को। तो ऐसे हालात में फ़ारूक हैदर साहब की खिदमात को खराज तहसीन पेश करते हुए और उनकी इज़्ज़त और एहतराम का एहतमाम करते हुए उनके बग़ैर जो है तंजीम बनाने का फ़ैसला किया गया और आज़ाद कश्मीर के 3 लोगों को अनाउंस कर दिया गया है। अभी किया तो नहीं है, उसका नोटिफिकेशन कल या परसों मुतवक्को है, लेकिन जो बाकी लोग हैं उनको मशावरत के साथ किया जाएगा, जिसमें तमाम कबाइल को एडजस्ट कर लिया जाएगा। जहाँ तक आपने शाह गुलाम कादर साहब की बात, तो शाह गुलाम कादर साहब आज़ाद कश्मीर के ज़ीरक तरीन और सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, मुतअद्दिद बार जो हैं वो रहे हैं, स्पीकर रहे हैं, उन्हें कानून साज असम्बली चलाने का भी बड़ा इंतज़ामी वो तजर्बा है। इसी तरह वो आज़ाद कश्मीर में मिनिस्टर्स भी रहे हैं, उनको हुकूमत चलाने का भी बड़ा मुनासिब तजर्बा है, और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और मुस्लिम लीग नून दोनों में वो सेक्रेटरी जनरल रहे हैं। सरदार मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम साहब जो मुजाहिद अव्वल कहते हैं, उनके तरबियत याफ्ता सियासी रहनुमा और कारकुन है। तो बहुत ही जांदीदा मुतवाज़न शख्सियत के बावकार और बाकिरदार शख्स हैं, और तमाम कबाइल के लिए, तमाम जुमा के लिए, तमाम सियासी जमातों के लिए, तमाम तबक़ात के लिए वो काबिल कबूल। और मैं ये समझता हूँ कि उनकी जो ज़ात है उसके हवाले से वो उन चंद लोगों में हैं जिनके दामन पे कोई उस तरह का दाग नहीं है। उन्होंने बड़ी बावकार सियासत की है, कौंसलर से लेकर स्पीकरशिप तक उन्होंने बहुत बावकार अंदाज से अपना काम चलाया। अच्छा, ज़रा इस पे मज़ीद हम कोई 1-2 दिन में बात करेंगे जब ये नोटिफिकेशन है, उसके बाद आगे वो क्या करने जा रहे हैं। दूसरी जो अहम ख़बर है कि वो ब्यूरोक्रेसी के आपस में इख्तलाफात हैं, और फ़हीम अब्बासी साहब का तजर्बा जो कि वो सरदार तनवीर इलियास के थ्रू जो है वो ब्यूरोक्रेसी को फूंकने की कोशिश करते हैं। तो क्या आपको लग रहा है अभी तक का जो 60 दिन का तजर्बा? आप पहले भी बहुत बार प्रोग्राम कर चुके हैं, अक्सर हम बात कर जाते हैं, उसके बाद दोस्तों के शिकवे और शिकायत आते हैं, लेकिन फिर आप सवाल भी कर लेते हैं। तो बात ये है, मैं आपको पहले भी बताया था कि फ़ारूक हैदर साहब, फ़ारूक हैदर अपना जो सरदार तनवीर इलियास साहब हैं, इनकी और फ़हीम अब्बासी साहब की ज़ाती मरासम है और तल्लकदारी है पहले, क्योंकि सरदार तनवीर इलियास साहब कुछ अर्से पहले तक एक सिर्फ सरमायादार थे, सियासतदान नहीं थे। तो उनके इलाके के सारे लोगों के साथ उनके ज़ाती मरासम थे। अब इशू ये है कि सरदार तनवीर इलियास साहब पसंद करते हैं फ़हीम अब्बासी साहब को, और फ़हीम अब्बासी साहब शायद उन्हें पसंद करते हैं। उसकी वजह से अब ये बाज़ औक़ात होता है ना कि किसी की केमिस्ट्री मिल जाती है, किसी को कोई और वजूहात हो सकती हैं, लेकिन वो एक दूसरे को पसंद करते हैं और एक दूसरे की बात का एहतराम भी करते हैं, वज़न भी देते हैं, और उनके एक दूसरे की बात शायद सुनते भी हैं। ऐसे हालात में ये हुआ कि अब फ़हीम अब्बासी साहब का इशू ये है कि वो सारी ब्यूरोक्रेसी उनके ख़िलाफ़ है। अब ग्रेड 22 के जो अफसरान हैं वो उनके ख़िलाफ़ हैं, और ग्रेड 21 के अफसरान उनके ख़िलाफ़ हैं। पुलिस के महकमे में कोई एक आध या 2-3 अफसरान के अलावा मैंने आज तक नहीं देखा कि फ़हीम अब्बासी साहब को लोग उस तरह, जिस तरह उनकी खिदमात हैं, अभी उनके नौकरी के आखिरी 3 माह रह गए हैं, तो जिस तरह उनकी खिदमात पे उन्हें पसंद किया जाना चाहिए था या उनको बहुत अच्छे अल्फाज से याद किया जाए, तो शायद उन्हें एक मगरूर और सख्त गिर इंसान के एतबार से याद रखा जाएगा। अब उनका इशू ये है कि गुज़श्ता दिनों उनकी ये जो बात हुई, जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि काबीना के इजलास से कबल वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का जो कमरा है, उसमें कहते हैं कि जो वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं शाह साहब, वो मौजूद थे और कुछ और लोग भी मौजूद थे। तो वहाँ पे फ़याज़ अब्बासी साहब जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, ग्रेड 22 के ऑफिसर हैं, तो उन्होंने आके उन्हें बुरा भला कहना शुरू कर दिया, कुलूस तक की, जिसके ऊपर उनके दरमियान तलखी का सिलसिला जारी था। तो उस ऊपर से SMBR जो हैं चोई लियाकत साहब आ गए। अब चोई लियाकत साहब जब आए तो ये लड़ाई का सिलसिला जारी था, तो उन्होंने फिर जो है उनके हवाले से लूज टॉक की।
जब लूज ताक की तो इन्होंने आगे से खासा जो है वो सख्त गिर मौक़िफ़ अपनाया। ख़ास तौर पे जो लियाकत साहब के हवाले से कहा जा रहा है कि उन्होंने शदीद बदतमीज़ी की आगे से फ़हीम अब्बासी साहब को, और जो उनका एक ख़्याल था कि फ़हीम अब्बासी साहब बड़े हैं या वो आज तक एक जो ये जो भरम था उनके दरमियान वो भी टूट गया और बड़ी मुश्किल से उधर जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स से उन्होंने उनको बचाया। अब फ़हीम अब्बासी साहब का इसके बाद जो है वो मौक़िफ़ ये है, वो कहते हैं कि एहसान खालिद कियानी प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है वो ग्रेड 22 के अफसर, वो फ़हीम साहब उनके भी मुखालफ हैं। फ़याज़ अब्बासी साहब ग्रेड 22 के अफसर हैं, उनके भी मुखालफ हैं। डॉक्टर लियाकत जो हैं SMBR हैं, ग्रेड 22 के अफसर हैं, उनके मुखालफ हैं। इसी तरह जो सदर आज़ाद कश्मीर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं सैयद आसिफ शाह साहब, वो भी ग्रेड 22 के सीनियर ऑफिसर हैं, उनके भी वो बहुत ज़्यादा मुखालफ हैं। बल्कि उस दिन उन्होंने उनके हवाले से खासी गैर मियारी गुफ्तगू की जिसकी वजह से ये तलखी बढ़ी। इसी तरह जो इलेक्शन कमीशन के मेंबर हैं वो ग्रेड 22 के हालिया रिटायर्ड ऑफिसर हैं फ़रत अली मीर साहब, उनके हवाले से भी ये है। तो ये सारे लोग जो हैं मिलके, इसी तरह जो सेक्रेटरी सर्विसेज हैं राजा अमजद परवेज़ साहब, तो इनके वाले से भी इनका ये ख्याल है कि ये सारे कोई अच्छे लोग नहीं हैं या बुरे लोग हैं। तो फ़हीम अब्बासी साहब उनके ऊपर वो कर रहे थे, तो ये काफ़ी अरसे से वो उन्हें टांट करते थे, उन्हें बुरा भला कहते थे, उनके वाले से लूज टाक करते थे। तो वो सारे अफसरान जो हैं अब इकट्ठे होके फ़हीम अब्बासी साहब के ख़िलाफ़ हुए और बड़ा ही वो उनका सख्त गिर मौक़िफ़। और आप ये देखेंगे किसी वक्त भी आप देखेंगे आइंदा चंद दिनों में कि अगर फ़हीम अब्बासी साहब ने अपना रवैया ना बदला तो शायद किसी जगह पे कोई तसादम की सी सूरत हाल पैदा हो जाएगी। इससे पहले फ़हीम अब्बासी साहब के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा था कि जी जो दो डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस हैं और एहसान खालिद कियानी साहब, उन्हें वो मअतल कराना चाहते थे। बाद में जब वो मअतल नहीं हो सके तो एहसान खालिद कियानी साहब छुट्टी लेके चले गए और दो DIGs जो मअतल हुए। अब वो दो DIGs में से भी अब देखें कि एक जो है वो बहाल हो गए हैं जो इनवारुल हक साहब के प्रेशर पे। अब जिसकी सिफारिश है वो बहाल होगा, जो दूसरा ग्रेड 21 का मुसलमान दयानतदार आदमी वो अभी तक जलील हो रहा है, उन्हें कोई नहीं पूछा जा रहा। अभी रिसेंटली कल एक वाक़या हुआ जिसमें वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने अचानक ही अब मैं आपको बताता हूँ, कल उन्होंने सुबह जो है वो सेक्रेटेरिएट का वो किया, तो मुझे समझ नहीं आई कि उनके सोशल मीडिया के ऊपर और उनकी जानिब से, उनके टीम की जानिब से ये तासर दिया गया कि एक सीनियर अफसर ने उनके पाँव पकड़ लिए। तो ये एक, क्योंकि फ़हीम अब्बासी साहब का ये थाट था कि ये अफसरान हैं, ये करप्ट हैं, ये पुलिस वाले भी चोर हैं, ये सिविल ब्यूरोक्रेसी भी चोर है, ये सब डाकू हैं, इनको दबाएं, इनकी मिन्नतें करें, ये आपके पाँव पकड़ेंगे। तो ये एक ऐसा ये तासर है कि जी उसे ये करने के लिए इस तरह के इक़दाम उठाए गए। आज ये हुआ कि कल जब वो किसी जगह पे पानी आ गया तो वो ज़ाहिर पुल के किसी इशू पे पानी आया, तो उन्होंने क्या किया कि जो मेंटेनेंस का और PPH के जो थे, ये अलग अलग महकमे हैं हर एक की, जैसे आपके किए हुए का मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता, मेरे किए हुए के आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते। इसी तरह उन्होंने दूसरे महकमे के दो अफसरान, एक एक्सीएन और एक SDO, जो एक्सीएन शाह साहब हैं, अमजद शाह शायद नाम है, उनकी बड़ी अच्छी रेपुटेशन है, वो बड़े ये समझा जाते हैं कि मुसलमान दयानतदार किस्म के और मासूम किस्म के ऑफिसर हैं, मस्कीन किस्म के आदमी हैं। तो उन्हें भी जो है उन्होंने क्या किया, गिरफ्तार करने का हुक्म दिया, और एक गिलानी साहब शायद कोई DSP हैं, तो उन्होंने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उन्हें बिठा लिया। और काफ़ी देर बाद जब पता लगा कि ये बेचारे वो रेलिवेंट लोग ही नहीं है, ये गैर मुतलका लोगों को हमने गिरफ्तार कर लिया है, तो उन्हें छोड़ा गया, फिर भी उनको सस्पेंड कर दिया गया। अब इनकी बरादरी के जो ऐसी थे दरमियान में जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती थी, उन्होंने अपना वो मुगल नेटवर्क का कुछ सुना चैनल वैनल चलाया। तो सेक्रेटरी साहब भी मुगल थे, ये भी मुगल थे, तनवीर लियास साहब भी मुगल थे, तो वो जैसे आज़ाद कश्मीर में ट्राइबलिज्म का वो है, तो वो बच गए, तो बेगुनाह जो हैं वो इस सज़ा का शिकार हो गए। तो ये जो है मकसद बेसिकली, अगर ये वाकई अगर ये सोच फ़हीम अब्बासी साहब की है फिर भी कोई मुनासिब बात नहीं है। अगर ये फ़हीम अब्बासी साहब की नहीं है सोच और ये सोच अपनी तनवीर इलियास साहब की है, तो फिर भी मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर नज़रसानी करने की ज़रूरत है। हमें अफसरान से काम लेना है, ये बड़े बावकार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आप इनसे काम लें, इनकी तजलील ना करें। आप इन्हें तब्दील करना चाहते हैं तो आप इन्हें तब्दील कर दें, लेकिन ये जो तरीक़ाकार है कि ये तासर और ये सरकारी मीडिया जब इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के ज़रिए या अपनी मीडिया टीम के ज़रिए या अपनी सोशल मीडिया टीम के ज़रिए जब आप बावकार लोगों के हवाले से ये तासर देंगे कि उन्होंने पाँव पकड़ लिए, रोना शुरू कर दिया, या आपने गैर मुतलका लोगों को गिरफ़्तार करवा दिया। मगर ये मैं आपको बताऊँ कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस में अगर सिक्योरिटी लैब्स होते हैं तो उसका ज़िम्मेदार जो है वो चीफ़ सिक्योरिटी ऑफिसर होना चाहिए, या जो अंदर तैनात हैं वो लोग होने चाहिए। उसका प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ कोई तल्लक नहीं है, उनका उसका जो है वो DIG हेडक्वार्टर के साथ कोई तल्लक नहीं है कि आप DIG हेडक्वार्टर को बुलाते हैं। इसी तरह जो है वो बरनाला में कत्ल के केस की वो यासीन कुरैशी ने अगर इंक्वायरी नहीं की तो उसका वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जो सिक्योरिटी लैब्स है उसके साथ कोई तल्लक नहीं। मैं समझता हूँ कि चीज़ों को
जो सज़ा और जज़ा का मामला है, जो कर रहा है आप उसी को सज़ा और जज़ा देंगे तो ये काम चलेगा। अदरवाइज़ जो है ये देखिए ना, आप परसों जो है वो फारूक हैदर वज़ीर आज़म थे, कल जो है क़य्यूम नियाज़ी साहब वज़ीर आज़म थे, और आज अगर तनवीर इलियास साहब वज़ीर आज़म, मुमकिन है, अगर ये मुमकिन नहीं, ये ऐसे ही होगा कि अगर ये कल ना होंगे तो परसों कोई और होगा। तो मेरा ख्याल है कि आपको ऐसा वक्त गुजारना चाहिए कि आप अच्छे तरीके से बात करेंगे। जैसे डॉक्टर्स का मामला कल उन्होंने बजट तकरीर में कर दिया, या तबकात को हिट करते हैं, लोगों की बेइज्जती करते हैं, इंसल्ट करते हैं, तो ये काम जो है ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता मेरे ख्याल में इस अंदाज़ से। अच्छा, मैं आखिरी में क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं, बहुत सी बातें हो गई हैं जनाब। बरसे सुल्तान और सदात इलियास खाने के यूँ ही उठे हैं तो उसके बाद उनको सरप्राइज़ मिला और एक्सटेंशन मिल गई 3 साल की, और इस एक्सटेंशन के पीछे कहा जा रहा था कि ताकतवर शख्सियत कौन सी है, इतनी ताकतवर शख्सियत कौन सी है कि जो मीरपुर को ही टारगेट कर रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि बरसे सुल्तान को जो है वो उनका बड़ा कद काठ है, वो एक जो डीजी एमडी हैं उसके ऊपर फिक्स क्यों है, उसके ऊपर उनको गुस्सा क्यों आया। अब कहा जा रहा है मुलाकात होगी, मैच फिक्स हो गया, क्या कहेंगे? देखिए, ये उस वक्त पे हमने पिछले प्रोग्राम में भी आपने इसका जिक्र किया था, डीजी जो मीरपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी हैं इमरान खालिद साहब, उनके हवाले से ये पहले भी हमने बताया था कि जब पिछली बार क़य्यूम नियाज़ी साहब वज़ीर आज़म थे या बैरिस्टर सुल्तान सदर थे, तो उस वक्त ये मामला आया था, तो उस वक्त उनकी तैनाती में ये कहा जा रहा था कि शायद पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ का नाम लिया जा रहा था, जिन्होंने बाद में बैरिस्टर सुल्तान ने जब उनसे मुलाकात की तो तरदीद कर दी थी। बाद में क़य्यूम नियाज़ी साहब ने किसी और अस्करी शख्सियत का नाम ले लिया और इसी नाम में से लड़ाई झगड़े में चले गए। तो अब जब ये हुआ तो फिर उन्हीं शख्सियात का नाम लिया जा रहा था। तो जब उधर से वज़ाहत आ गई कि उसमें वो मुलव्वस नहीं है, तो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने भी तकरीर कर दी। तो उसके बाद मुज़ाकरात हुए, कुछ वज़रा गए, तो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने मेरी इत्तला के मुताबिक एक मौके पर कलमा पढ़ के कह दिया कि मुझे इस बात का नोटिस नहीं था। बाद लोग ये कह रहे थे कि जी बहुत ऊपर से हुई है। तो ये सारा जो है वो उस वक्त चीज़ों में बेहतरी आई जब जनाब तनवीर इलियास जो रियासत के वज़ीर आज़म हैं वो आज वान सदर तशरीफ़ ले गए और उन्होंने मुलाकात की। और हमेशा से तनवीर इलियास साहब का ये मौक़िफ़ था कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद मेरे बड़े भाई हैं और जिस तरह वो कहेंगे वो कर लेंगे। तो हमारी ये इत्तला थी कि शायद बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने इस हवाले से ज़ीरो टॉलरेंस का मुज़ाहरा किया हुआ था, और तमाम कोशिशें जो ये की जा रही थी कि इमरान खालिद साहब की एक्सटेंशन पे बैरिस्टर सुल्तान को रज़ामंद कर लिया जाए, तो बैरिस्टर सुल्तान शायद उसके ऊपर राज़ी नहीं हो सके। इसके अलावा कुछ कारकुनों की एडजस्टमेंट था, सीनियर सियासी रहनुमाओं की एडजस्टमेंट का इशू था, और कुछ ऐसी वजारतें थीं जो वजारतें जब तकसीम हुई थी तो अनवारुल हक साहब, और ये ख्याल किया जा रहा था कि कुछ तनवीर इलियास साहब के जो उस वक्त के ग्रुप के लोग थे उन्होंने तकसीम करने के लिए अपने ही लोगों को, जैसे चोई रशीद साहब को वजारत दे दी थी, चोई अरशद साहब की, तो उन पे तो इतराज़ नहीं उठाया था बैरिस्टर सुल्तान ने। लेकिन जो वजारतें इनके ग्रुप से दूसरे ग्रुप में गई थी उसमें वजारत इतलात समेत जो हैं 5-6 वजारतें हैं वो बैरिस्टर सुल्तान साहब ने मांगी हैं। इसी तरह मीरपुर की जो ज़िली और पुलिस इंतज़ामिया हैं उसके ऊपर बैरिस्टर सुल्तान साहब का ये मौक़िफ़ है कि ये उनकी मर्ज़ी के होने चाहिए, और पहले ही वो कमिश्नर और DIG मीरपुर जो है वो अपनी मर्ज़ी का लगाने में कामयाब हो गए। इसी तरह वो MDA के का DG भी अपना चाहते हैं, और मीरपुर की ज़िली और पुलिस इंतज़ामिया भी अपनी चाहते हैं, जिसके ऊपर शायद रज़ामंदी। और हमारी ये इत्तला है कि तनवीर इलियास साहब ने उन्हें कहा है कि आप जिसका नाम देंगे हम उन्हें लगा देंगे। और तनवीर इलियास साहब का ये मौक़िफ़ था कि वो कोई बात उनको ख़ुद ज़ाती हैसियत में बताना चाहते हैं, या ये तासर दिया जा रहा था कि कोई बहुत ही अहम शख्सियत है या कोई बहुत ही ताकतवर शख्सियत है जिसका नाम शायद तनवीर इलियास साहब ने लिया हो, तो वो बैरिस्टर सुल्तान जो है वो सरेंडर कर जाएंगे। तो हमारी ये इत्तला है कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने इस मीरपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के मामले में जो एक्सटेंशन का मामला है 2 साल, जो उनके सियासी रीफ चोई सईद साहब के सगे भांजे इमरान खालिद साहब को मुनफत बख्श जो अदारा है आज़ाद कश्मीर का सबसे अहम, जिसमें बहुत ज़्यादा माली कशिश है, उसके ऊपर उसकी तैनाती पे बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने किसी का भी हक़ तस्लीम करने से भी इनकार किया है और अपने सियासी रीफ को किसी सूरत भी कबूल करने से इनकार किया है। मुलाकात में आपको क्या लग रहा है क्या होगा मुलाकात में? नोटिफिकेशन तो उन्होंने जो कहा था कि वापस होना चाहिए, नहीं हुआ ना। साइमल्टेनियसली 2 चीज़ें इकट्ठी चल रही हैं। एक तो ये बात है कि तनवीर इलियास साहब के ख़िलाफ़ जो काम हो रहा है अदम एतमाद के लिए वो भी चल रहा है, मुज़ाकरात हो रहे हैं वो भी चल रहे हैं। बड़ी दिलचस्प बात है, शायद ये बात भी
अभी तक मैंने किसी अखबार में या सोशल मीडिया के ऊपर नहीं देखी कि बाकायदा जो है आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को गिराने के लिए और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत को गिराने के लिए एक आला सतही इजलास हुआ, जिसमें यह कहा जाता है कि मियाँ शहबाज शरीफ जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है उन्होंने हेड किया आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अमूर के जो एडवाइज़र हैं चौधरी कमरज़मान कायरा साहब, उन्होंने वो किया। और साबिक़ स्पीकर असम्बली अयाज सादक साहब ये कह रहे हैं कि पहले कोई एक बड़ी कमेटी बनी थी, अब 2 लोगों को असाइन किया गया है, मुस्लिम लीग नून की तरफ से अयाज सादक साहब को और पाकिस्तान पीपल पार्टी की तरफ से कमरज़मान कायरा साहब को, जिन्होंने मुलाकात करनी थी और आज़ाद कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में तब्दीली के लिए काम करना था। और जीबी की हद तक उनके जो पीपल पार्टी के सदर थे और मुस्लिम लीग नून के जो साबिक़ वज़ीर आला हैं उनकी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मुलाकात भी करा दी गई है। और अब जो है ये सिलसिला आज़ाद कश्मीर की लीडरशिप केस भी हो गया कि उनकी जाली डिग्री है, तो शायद आज़ाद कश्मीर की जो लीडरशिप है उसके लिए भी इन्होंने वो कोशिश की थी, लेकिन अचानक ही कुछ दिन से तनवीर इलियास साहब का जो कैंप है उनकी तरफ से ये तासर दिया जा रहा है कि शायद आसिफ अली जरदारी साहब के साथ तनवीर इलियास साहब की कोई ऐसी पुरकशिश डील हो गई है जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि शायद वो कह रहे हैं कि जी 3-4 महीने तक तनवीर इलियास साहब की हुकूमत को ना छेड़ने का कह रहे हैं जरदारी साहब, और शायद वो है। लेकिन इनका जो असल मसला है पाकिस्तान पीपल पार्टी का, मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की डील हो या तनवीर इलियास साहब को जरदारी साहब स्पेस देंगे, बल्कि मेरा ये ख्याल है कि इनके जो आपसी इख्तलाफ हैं, जो ये चाहते हैं कि जो यासीन साहब में से या लतीफ़ अकबर साहब में से प्रेसिडेंट कौन हो, प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, तो इसके ऊपर इख्तलाफ है। लेकिन इस बात पे ये बात तय हो चुकी है कि मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में भी और गिलगित बल्तिस्तान में भी वज़ारत आला और वज़ारत उज़्मा के लिए पाकिस्तान पीपल पार्टी के उम्मीदवार को सपोर्ट करेगी। और इनका आपस में और ये जो मुख्तलिफ लोग हैं उसमें धड़े हैं, बहुत सारे मेम्बरान असम्बली, मौजूदा वज़रा, 1-2 एडवाइज़र्स और जो अरकान असम्बली हैं उनका मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी की क़यादत के साथ भी राब्ता है। और जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत के साथ राब्ता हुआ था, जो मुलाकात की थी कमरज़मान कायरा के साथ जिसमें शाह गुलाम कादर साहब और बाकी ये जुमा थे, तो उसमें शाह गुलाम कादर साहब को कमरज़मान कायरा साहब ने हमारी इतलात के मुताबिक बताया था कि हमारे पास फ़िलहाल जो ऑप्शन है वो चौधरी अनवारुल हक साहब की सूरत में है कि वो अपने बंदे, लेकिन वो वज़ारत उज़्मा मांगेंगे और हम जो है वज़ारत उज़्मा अपने पास रखना चाहते हैं, हमें इसलिए किसी और ग्रुप के साथ डील बनानी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया आमिर महबूब साहब, आपका जो वज़ीर-ए-आज़म और सदर की मुलाकात थी, ब्यूरोक्रेसी का मामला था और स्पेशली मुस्लिम लीग नून के अंदर जो एक तंजीम साजी का मामला चला है उस पर ज़ाहिर आवाम के बहुत से सवाल थे, उनका तफसीलन हमने इस पर ज़िक्र किया। अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह के बाद।